गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका स्टेज 2 होगा वो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से रिलेटेड हम सारे सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को भी देखेंगे कि किस तरह आपको आंसर्स करना है पैनल के सामने। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूपीपीएससी इंटरव्यू सीरीज, और इसमें मैं सबसे पहला सब्जेक्ट लेता हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पैनल होते हैं वो डायरेक्टली आपसे स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और आपको एक पेन आपके पास होना चाहिए, पेपर दे देंगे, रफ पेपर पे आपको डायग्राम बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स दे देंगे, डायग्राम बनाते हुए, और आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कुछ भी निकलवा देंगे, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम बनवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए, और यूपीपीएससी 2019 में इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बात करते हैं अगर हम स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले जो 15-20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम पहले वो डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम अगले वीडियोस में और इंपॉर्टेंट डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स देने के तरीके को। ठीक है, तो मैं अगर बात करता हूं कि अगर आप जैसे ही कैंडिडेट है वो आपका रूम के अंदर गया और पैनल सामने है, तो आपको सबसे पहले उनको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो रहा होगा उसके हिसाब से आपको विश करना है, और वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का रिप्लाई करेंगे और आपको सीट ऑफर करेंगे बैठने के लिए। ठीक है, तो आपको तभी बैठना है, उससे पहले मत बैठ जाना कि भाई जाके तुरंत ही कुर्सी ली और बैठ गए आप। आपको वो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करना है, और तब जाके आप उनका जब वो रिप्लाई कर देंगे, वो बोलेंगे हैव अ सीट, तो जाके आपको सीट पे बैठना है और बोलना है थैंक यू सर। ठीक है, और आपको जब भी सीट पे, चेयर पे बैठोगे तो आपको ऑलवेज प्लीज सिट इन स्ट्रेट मैनर। ओके, आपको कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट मैनर में बैठना पड़ेगा, और आपके जो थंब होंगे, ये जो आपके हैंड होंगे, इनको अपने लेग्स के ऊपर रख देना। ठीक है, स्ट्रेट, तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप स्ट्रेट बैठे हो। अदरवाइज ऐसे नहीं बैठ जाना कि ऐसे झुक के बैठ गए हो, ऐसे बैठ गए हो, हाथ फोल्ड करके बैठ गए हो, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट बैठना है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बैठ जाओ, और सामने कॉन्फिडेंटली आपको देखना है, और उनके पैनल को फोकस करते हुए पैनल की आईज में उनको दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा प्रिपेयर होके आया है, बच्चा यहाँ पे इस तरह नहीं है कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आया है, बहुत सारी नॉलेज गैदर करके आया और यहाँ पे हैफाजार्ड हो रहा है और वहां पे भूल रहा है। उनको ये नहीं लगना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल बेस पे ही सब कुछ आता है, तो बच्चा इसलिए यहाँ पे बहुत ही नॉर्मली और पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पे जैसे आप बैठ जाओगे, देन उसके बाद आपको करना क्या है, वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो स्ट्रक्चर में वो पैनल वाले क्वेश्चन पूछते हैं जनरली स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर से। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इनडिटरमिनेसी से। तो इनडिटरमिनेसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है, उठता है, तो पैनल पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स और व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपको रिप्लाई इस तरह ही करना है कि सर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज स्ट्रक्चर्स इन विच conditions of equilibrium, static equilibriums are alone sufficient to analyze the structure. If we analyze the structure, then the structure is determinate structure, otherwise it is indeterminate structure. So in statically indeterminate structures are those in which our static equilibrium conditions are not sufficient to analyze that structure, and for to analyze that structure we have to required additional compatibility equations or conditions to solve. Okay, so this is your statically इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। ओके, और आप 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो इनमें। अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में सर हम क्या करते हैं कि भाई जो आपका बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स होता है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपोनेंट जो मटेरियल्स होते हैं और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और कंपोनेंट एरिया के डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसमें स्ट्रेसेस भी डेवलप नहीं होते हैं सर ड्यू टू लैक ऑफ इट, ड्यू टू सपोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर मैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो वहां पे आपके स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाते हैं
और आपका सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंपोनेंट्स पे, ठीक है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते ही वो हैं जो कि हम एडिशनल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। आप उसको हिंदी में बोलो चाहे आप इंग्लिश में बोलो, वो आपके ऊपर है, बट आपको बोलना कॉन्फिडेंटली है। तो अगर आपको हिंदी में बता रहे हो, उसको पीछे से इंग्लिश भी बोल सकते हो कि सर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज इन विच स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर sufficient to analyze the structures. So and in these structures the bending moment and shear force does not depend upon the cross sectional area of components or your flexural rigidity of the members, okay. And in this stresses are not developed due to temperature variation and due to lack of it or due to support settlement, okay. But in case of statically indeterminate structures, the conditions of equilibrium are not sufficient to analyze the structure, and for that structures we required additional compatibility conditions to solve, and based on that we will analyze that structures. And in indeterminate structures the stresses will be developed, okay, due to support settlement, due to lack of it, due to your temperature variation, okay. तो इस तरह आपको इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बता दो, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बता दो, वो आपके ऊपर है, बट जो भी बोलना है आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। और जैसा मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस जिस तरह वो पूछते हैं उसी तरह आप रिप्लाई करो। अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो आप हिंदी में ही जवाब दो, ठीक है। जनरली इंग्लिश में वो बोलते हैं तो इंग्लिश में ही जवाब दो, ठीक है। और जो सामने पैनल बैठा हुआ है, पैनल के बातों को समझो तब रिप्लाई करो। थोड़ा 5 सेकंड का थोड़ा समय ले लो, जिससे कि उनको लगता है कि तुरंत ही जवाब नहीं दे रहा है, वो थोड़ा सोच के और लॉजिकल जवाब देगा, ठीक है। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्टली। नाउ फिर वो बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में अगर आपका एक्सटर्नल स्टेबल है तो आपका ओवरऑल स्टेबल होगा क्या स्ट्रक्चर, वो पूछें, इनडायरेक्टली पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज कंपलसरी टू फॉर अ स्ट्रक्चर टू बी ओवरऑल स्टेबल, ठीक है ना। अगर आपका एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होगी तब जाके ओवरऑल स्टेबल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में। इंटरनल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देन उसके बाद वो बात करते हैं कि भाई डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, जो डीएस और डीके होता है। तो जो आपका डीएस वाला जो मेथड होता है, फोर्स मेथड जिसको आप बोलते हो, फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, तो फोर्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है। तो इसमें और जो आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी में जिसमें आप निकालते हो, इसमें क्या डिफरेंस होता है। मेजर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपका डिस्प्लेसमेंट में इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी फॉर्म होती है, तो इसको इक्विलिब्रियम मेथड भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड को, ठीक है। क्योंकि आपकी फोर्स मेथड के अंदर सर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं फॉर्म होती, फोर्स मेथड के अंदर आपकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसमें हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस लिखते हैं, इस वजह से उसका नाम कॉम्पेटिबिलिटी मेथड भी होता है, ठीक है। फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये डिफरेंस होता है। और आपको पॉइंट्स बोलने हैं, और आप बता सकते हो कि सर फोर्स मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम अननोन्स जो होते हैं हमारे, रिएक्शंस होते हैं, शियर फोर्स हो सकता है, ठीक है, शियर फोर्स रिएक्शंस हमारे अननोन्स होते हैं, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो हमारे अननोन होते हैं वो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें हम अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर, ठीक है। आप और डिफरेंस बताना है, आप और डिफरेंस बता सकते हो। सर हम फोर्स मेथड को प्रिफर तब करते हैं जब हमारा डीएस वैल्यू जो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इज लेस देन काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी होता है, ठीक है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड हम तब प्रिफर करते हैं जब हमारा डी के वैल्यू लेस देन होता है डीएस से, मतलब हमारा जो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी है वो कम होगा योर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तभी जाके हम उसको प्रिफर करेंगे, ओके, ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, वो बोलते हैं कि कुछ 3 मेथड्स के नाम बताओ जो कि फोर्स मेथड है, और 3 मेथड्स के नाम बताओ कुछ आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो आपको बताना पड़ेगा यस सर आई नो दैट योर फोर्स मेथड्स आर योर मेथड ऑफ यूनिट लोड मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ओके, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ठीक है। इस तरह आपको सारे कॉलम एनालॉजी मेथड्स के नाम पता होने चाहिए।
सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट मेथड सर आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और योर कानीज मेथड, ठीक है, ये आपका है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस तरह आप उनको बता सकते हो, ठीक है। देन वो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर और पूछेंगे, जैसे आपने स्ट्रक्चर्स में अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो आपने अगर एमटेक स्ट्रक्चर्स में किया हुआ तो आपको एमटेक स्ट्रक्चर्स जब आप करते हो तो उसके दौरान जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं उनके पेपर्स भी आपको पता होने चाहिए, उनके सब्जेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, उनके बेसिकली बुक्स के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछ लेता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सर, तो क्वेश्चन में पूछते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। तो बता देना आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में सर अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जो भी जॉइंट्स पे जहां जहां रोटेट करता है जो जॉइंट्स होता है उसमें वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के ही इक्वल होता है, ठीक है ना। किसी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हमारे को निकालना है तो, ठीक है, तो वहां से आप बता सकते हो उस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी क्या होता है। वो डायरेक्टली फिर वो पूछेंगे कि भाई बताइए फिक्स सपोर्ट है आपका, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो आपको पता है फिक्स सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मूवमेंट तीनों डायरेक्शन में वो फिक्स होता है, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ठीक है ना। अब वो पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि भाई कुछ इस तरह की बीम बताइए जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, कॉन्टिन्यूस बीम आर स्टैटिकली डिटर्मिनेट और नॉट, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। भाई कोई कॉन्टिन्यूस बीम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है या नहीं है, ठीक है, इस तरह को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे और मैं अगर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ट्रसेस के अंदर वो पूछ लेते हैं डीएस और डीके, ठीक है ना। तो आपका जो ट्रसेस होते हैं, ट्रसेस के अंदर आपका स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किस तरह निकालते हैं, तो आपको ओवरऑल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पता होना चाहिए कि भाई ओवरऑल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दोनों से कंबाइन होकर मिलती है, डीएसई प्लस डीएसआई, ओके। और डीएसई आपको कैसे मिलती है, 2D स्ट्रक्चर्स होंगे तो आरई माइनस आर कर दोगे आप। आरई क्या होते हैं, आरई होते हैं आपके एक्सटर्नल सपोर्ट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जो कि सपोर्ट्स आप देखते हो स्ट्रक्चर के और उन सपोर्ट्स में जो भी रिएक्शंस लग रही हैं, अगर आपका 2D फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शंस एक्ट करती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट। अगर आपका 2D हिंज सपोर्ट है तो आपके 2 रिएक्शंस एक्ट करती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर आपका एक रोलर सपोर्ट है तो आपका एक वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट एक रिएक्शन एक्ट करती है। सिमिलरली 3D सपोर्ट होंगे तो 3D फिक्स सपोर्ट को बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं। अगर वो सपोर्ट है 3D सपोर्ट तो वहां पे 6 रिएक्शंस एक्ट करती हैं, ठीक है, एक वर्टिकल RX, RY, RZ और 3 MX, MY, MZ, ठीक है, तो वहां से RE की वैल्यू 6 होती है। सिमिलरली अगर आपका 3D हिंज सपोर्ट है तो वहां पे 3 रिएक्शंस एक्ट करती हैं, RX, RY और RZ। इसको 3D हिंज सपोर्ट को आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हो, उसका नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई 3D बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस सपोर्ट को बोलते हो, ठीक है, तो 3D हिंज सपोर्ट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। 3D रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन एक्ट करती है जो आपका वर्टिकल और नॉर्मल टू द सपोर्ट होती है। तो आपका RE माइनस आर, तो DSE की बात कर रहे थे हम, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, DSE होता है RE माइनस आर। RE इज द एक्सटर्नल सपोर्ट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और R होता है नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस वी आर हैविंग। तो हमारे पास 3 होती हैं, समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fy0 और समेशन ऑफ Mz इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप RE माइनस आर लगा देते हो तो यहां से आपका 2D के लिए RE माइनस 3 कर दोगे, 3D होगा तो RE माइनस 6 कर दोगे, क्योंकि 3D में हमारे पास 6 स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, ओके। तो DSE आप यहां से निकाल सकते हो और इसके बेसिस पर क्वेश्चन डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं, RE माइनस 3 और RE माइनस 6 DSE। नाउ एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि भाई आप बताइए कि जो बीम्स होती हैं वो बीम्स इंटरनली डिटर्मिनेट होती हैं या नहीं होती, मतलब DSI अगर मैं बीम्स की बात करता हूं तो उसमें क्या होगी, वो डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता है कि DSI बीम्स के केस में 0 होती है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ क्लोज लूप्स बीम्स में नहीं बनते हैं, जो कि आपके फ्रेम्स में बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीम्स के केस में जो ओवरऑल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी DS है वो आपका DSE प्लस DSI होता है, तो DSI वैल्यू 0 होती है, तो हम बीम्स के केस में DSE के ही इक्वल होती है। इसलिए हम बीम्स में जब भी इंडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालते हैं तो वहां से DS इज इक्वल टू क्या हो जाता है, DSE के ही इक्वल होता है, ओके। तो यहां से आपको DS वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछ लेंगे और बीम्स वाला इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बीम्स इंटरनली डिटर्मिनेट होती है नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली वो आपका DSI भी पूछता है कि फ्रेम्स के केस में DSI क्या होगा, डायरेक्टली पूछता है। वो ओवरऑल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे इंटरनल
DSI कैसे निकालोगे फ्रेम्स में? अगर आपके पास 2D रिजिड फ्रेम्स हैं तो DSI बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा 2D रिजिड फ्रेम्स में से DSI निकलता है 3C से। अगर हम आपका स्ट्रक्चर 2D है, 2D स्ट्रक्चर से, तो ठीक है 3C होता है, और C होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप्स। ठीक है, अगर आपके इन 2D स्ट्रक्चर में कुछ सर जॉइंट्स अगर आपके हाइब्रिड होते हैं तो आपका वहां से रिलीज रिएक्शन भी रिलीज करना पड़ता है, तो 3C माइनस RR हो जाता है। अब व्हाट इज दिस RR? रिलीज रिएक्शंस होती हैं सर जहां पे भी हाइब्रिड जॉइंट्स होते हैं, वहां पे जितने भी मेंबर्स कनेक्ट कर रहे हैं उसको -1 कर देते हैं, तो जितने भी स्ट्रक्चर में हाइब्रिड जॉइंट्स होंगे उसका समीशन कर देंगे, तो M-1 होता है, वहां से हमारे को रिलीज रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, 2D के लिए। अगर हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है तो वहां से हम RR निकालते हैं, समीशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ M-1 कर देते हैं, तो वहां से हमारे को RR मिल जाता है 3D के लिए भी। तो रिलीज रिएक्शन कब वैलिड होती है? जब आपके पास जॉइंट्स हाइब्रिड हो। ठीक है, इंटरनल हिंज अगर आपके स्ट्रक्चर में है तो आपको RR रिलीज रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो DSI निकल जाता है सर 2D स्ट्रक्चर के लिए 3C माइनस RR से, और अगर आपके पास 3D सपोर्ट है तो आपका DSI निकल जाता है 6C माइनस RR से। ओके, तो यहां से फ्रेम्स के केस में आप इस तरह RR का भी यूटिलाइजेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज रिलीज रिएक्शन। ठीक है ना, आपके पास इंटरनल रोलर की बात करते हैं तो रिलीज रिएक्शन कितने होंगे? 2 होते हैं आपके पास इंटरनल रोलर में रिलीज रिएक्शन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और इंटरनल हिंज का क्या मतलब है? इंटरनल हिंज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपसे पूछते हैं। ठीक है, देन वो अगर बात करता हूं मैं कि भाई डीके जो आपका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी है, फिक्स्ड बीम बना देंगे, फिक्स्ड बीम आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है ना, फिक्स सपोर्ट पे आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहां से इस तरह DS और DK से क्वेश्चन बन जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली। ठीक है, और फिर वो एक क्वेश्चन इस तरह का केबल्स का पार्ट भी पूछ लेते हैं जनरली, कि केबल्स में आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन बताइए। केबल्स में जो आपकी केबल्स होती हैं उसमें मिनिमम टेंशन कितना होता है, मैक्सिमम टेंशन कितना होता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैक्सिमम टेंशन आपको पता है कि सपोर्ट्स पे होता है आपका, जो कि आपका अंडर रूट ऑफ सपोर्ट की जो भी वर्टिकल रिएक्शन लग रही हो उसका स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो आप निकालते हो सपोर्ट पे उसका स्क्वायर, VA² प्लस H² आपका अंडर रूट के अंदर होता है मैक्सिमम टेंशन, और मिनिमम टेंशन आपका होता है केबल के बॉटम मोस्ट पार्ट पर, जो कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के इक्वल होता है, H के बराबर होता है। तो यहाँ से केबल्स वाला पार्ट भी आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर इफेक्ट, केबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो लेंथ ऑफ केबल इंक्रीज कर जाती है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ट्रसेस में, वो डायरेक्टली ओवरऑल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2D ट्रस के लिए पूछ लेता है ना, तो आपको पता ही है M+RE-2J और M+RE-3J, इस तरह के आप पढ़ लेते हो, और इस तरह आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना इस पे। देन उसके बाद फ्रेम्स के क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि भाई 3C में नंबर ऑफ क्लोज लूप्स, एक स्ट्रक्चर बना देंगे, स्ट्रक्चर में बताइए क्लोज लूप कौन कौन से हैं इसमें, डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पेन आपके पास होगा, पेपर आपको दे देंगे वो, और आप पेन लेके जरूर जाना। ठीक है, तो इसमें और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें स्ट्रक्चर्स के हम सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी तक ये वीडियो, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो, नेक्स्ट कल मैं और वीडियोस में लेक्चर्स और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच।